बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुशामदीद। एवरी मंडे एंड थर्सडे रात 10 से 11 बजे आप ये प्रोग्राम देख सकेंगे और नाम इसका ऑन एयर विद अरशद भट्टी है। दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न। तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम अहाता किया करेंगे। न्यूज़ जो होती हैं ख़ास उन पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हमारे साथ हर प्रोग्राम में डिफरेंट में मेहमान जो है हमारे साथ होंगे। आज जैसे कैनेडियन न्यूज़ के चीफ एडिटर और मारूफ जर्नलिस्ट जनाब लताफ़त सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे इंटरनेशनल भी, नेशनल, कनाडा, पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ हो रहा है। और उसके बाद रियल एस्टेट के हवाले से आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत चेंज लोग महसूस कर रहे हैं। कुछ फेयर भी कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। प्राइसेस जो हैं वो कुछ कहते हैं डाउन हो जाएंगी, कुछ कहते हैं यहीं रहेंगी, लेकिन सेल्स में जो है वो खासी कमी आई है। ज़ियाबाद साहब एक रियल एस्टेट के हवाले से बड़ा नाम है, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं रियल्टी पॉइंट के, उनसे इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, आज पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए चैम्पियंस ट्रॉफी में और एक अच्छी जीत पाकिस्तान के हिस्से में आई है। श्रीलंका को पाकिस्तान ने 3 विकेट से शिकस्त दी है। मैच जब शुरू हुआ पाकिस्तान ने टॉस जीता और उसके बाद खेलने की दावत दी श्रीलंका को। विकेट अच्छी थी, लग रहा था कि पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, लेकिन श्रीलंकन 2 ओवर्स के बाद श्रीलंकन बैट्समैन ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। लेकिन क्रिकेट को कहते हैं बाय चांस, ये 236 पे श्रीलंकन टीम आउट होगी। पाकिस्तान का आगाज़ बहुत अच्छा था, 78 पर कोई आउट नहीं था, लेकिन उसके बाद 160 प्लस पे 7 आउट हो गए। लेकिन इस मौके पर सरफराज और उसके बाद मोहम्मद आबिद ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। लक कह सकते हैं पाकिस्तान की, 2 कैचेज़ ऐसे थे, अगर वो हो जाते तो पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तान के जो हैं वो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे हैं जिसकी तवक्को है। और अब ये सवाल बहुत लोग कर रहे हैं, जब नए बैट्समैन फ़खर जमान अच्छा खेल गए, फ़हीम अशरफ अच्छा खेल गए, बाबर आजम के मसाइल वैसे के वैसे ही हैं, अजहर अली क्योंकि लाइमलाइट में ज़्यादा नहीं है तो वो जैसा भी कर लें गुजारा हो जाता है उनका, लेकिन हफीज़ की कारकर्दगी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। शोएब मलिक का 250वां आज वनडे था इवन देन। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब आगे अगर पाकिस्तान को अपनी टीम को इस तरह से लेके जाना है कि नई टीम, पाकिस्तान का मेरे ख्याल में ये फर्स्ट गोल जो था वो अचीव हो गया कि सेमीफाइनल में 8th नंबर है पाकिस्तान का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रैंकिंग को अगर देखें। तीनों साउथ एशियन टीमें जो हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है। श्रीलंका आज आउट हो गई, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, इंग्लैंड। पाकिस्तान का मैच बुध के रोज़ होगा सेमीफाइनल और भारत का मैच जुमेरात के रोज़ होगा। तो पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? क्या पुराने प्लेयर्स बिल्कुल चेंज करके नए प्लेयर्स लें? हारिस सोहेल जो हैं वो इन लाइन हैं और प्लेयर्स जो हैं 2-3 और अच्छे प्लेयर्स हैं, या तो इनके ऊपर काम करें 1-2 साल, वैसे ही 8वीं पोजीशन इसके बाद क्या होगी, तो पाकिस्तान के चांसेस हैं कि वर्ल्ड कप तक थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर कर ले। लेकिन बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि तजर्बा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हफीज़ हैं या अजहर अली हैं या शोएब मलिक हैं, यही 3-4 प्लेयर्स हैं जो सीनियर प्लेयर्स हैं, तो इनका टीम में होना इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि कम से कम अगर कोई प्रॉब्लम एकदम आती है तो ये थोड़ा सा उसको सहारा दे सकते हैं। लेकिन इस पर बहुत सी बात हो रही है। पाकिस्तान इंग्लैंड से अगर हम कंपैरिजन करें नेक टू नेक, तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। इंग्लैंड की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका को हराया और फिर आज श्रीलंका के खिलाफ भी कैप्टन इनिंग खेली सरफराज ने, तो बहुत उम्मीद है पाकिस्तान एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा सेमीफाइनल में भी। और हो सकता है, बांग्लादेश और इंडिया के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया की टीम बहरहाल बहुत बेहतर है बांग्लादेश से। तो अगर पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल जाता है, इंग्लैंड को हरा देता है, तो एन मुमकिन है कि एक बार फिर पाकिस्तान और भारत का जो है फाइनल जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफीज में हो सके। पाकिस्तान की बात करें, जीआईटी के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। जीआईटी के खिलाफ शिकायत है नून लीग को। एक जो पिक्चर लीक हुई थी हुसैन नवाज साहब की, उसके हवाले से जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा जी पता चल गया है किस इदारे ने की है, किस शख्स ने की है, 24 घंटे में पता चला लिया था और उनको उनके वापस महकमे में भेज दिया गया है। इस पर एक सवाल है कि अगर ऐसा है तो फिर कौन थे जिन लोगों ने ये मामला किया और फिर उसको सामने क्यों नहीं लाया गया? सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है इस हवाले से नून लीग ज़रूर पूछेगी। लेकिन नून लीग एक प्रेशर बढ़ा रही है जीआईटी के हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, और अगर कोई फैसला ऐसा आ जाता है तो उस हवाले से शायद पेशबंदी है उनकी। उधर जीआईटी ने प्राइम मिनिस्टर को भी तलब कर लिया है थर्सडे को। क्या प्राइम मिनिस्टर जा तो रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन क्या प्रोटोकॉल्स के हवाले से जीआईटी के वहाँ जाएंगे, ये साथ कोई होगा या नहीं? क्या वो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके आप जो है वो इसको रिकॉर्ड करें? बहुत सी इस हवाले से बातें हो रही हैं।
लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। JIT ने खुद कहा जी हम पे प्रेशर है और रद्दोबदल जो है पेपर्स में हो रहा है, इस पे नून लीग जो है अपना स्टांस देती है। लेकिन साथ ही जनाब अल्लामा डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब भी चले गए हैं, उनका ये बयान है कि ये सारी JIT तो ये इलेक्शन सेल है नून लीग का, और ख़ुद ही इन्होंने जो है वो पिक्चर लीक करवाई थी। लेकिन बहुत सी बातें हैं अल्लामा साहब के हवाले से, इस हवाले से बहुत सी सियासी तौर पे जो उनके बयान होते हैं वो खासे इस तरह के होते हैं कि उनके ऊपर बहुत सी फिर आगे बहस मुबाहिसा चलता रहता है। हक में भी आए फैसला, मुखालफत में भी आए, जिसके भी हक में आएगा वो खुश होते हुए भी तनकीद करेगा, और जिसके खिलाफ आएगा उसने तनकीद तो करनी ही करनी है। तो ये मामला, और अब मेरे ख्याल JIT में ये भी इंदिया दे दिया गया है कि जिस तरह के मामला हैं हो सकता है कि 6 डेज़ से आगे चला जाए मामला। तो हर चीज़ जो है अनक्लियर सी नज़र आती है, लेकिन पस पर्दा बहुत सारी चीज़ें सियासत के हवाले से हो रही हैं, और इसमें जो जुडिशल एक्टिविज़म की बात हो रही है कि अदलिया के हवाले से और फिर अपोजिशन के हवाले से, लेकिन इस खेल में फ़ायदा होता किसी का नज़र नहीं आता। अगर ये मामला इसी तरह से आगे चलता रहता है तो ना अपोजिशन को ना हुकूमत को फ़ायदा होगा, और तीसरी ताकत ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है फ़ौज की, इस बार तो उनको भी फ़ायदा होता नज़र नहीं आता। तो सरासर इन दी एंड नुकसान जो है वो बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है। स्क्रिप्ट जहाँ लिखा गया है वो स्क्रिप्ट के ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाज़ औक़ात बिल्कुल इन दी एंड जाके स्क्रिप्ट जो है वो चेंज करना पड़ता है मजबूरी में। ऐसा ना हो कि जो स्क्रिप्ट लिखा गया है वो इन दी एंड जो है उसको किसी ना किसी तरीके से चेंज करना पड़ जाए। स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान में बड़ी मंदी रही है, और मेरे ख्याल में अराउंड 300 अरब के करीब जो है वो वहाँ पे नुकसान हुआ है। ये इस तरह होता रहता है, बाज़ औक़ात ख़बरें जिस तरह की आती हैं उसमें कभी फ़ायदा कभी नुकसान। तो और फिर ये भी होता है कि जो बहुत सी चीज़ें ऐसे इदारों को कुछ लोग कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए बाज़ औक़ात जो कारोबारी जो उनके लोग होते हैं तो इस किस्म के काम जो हैं वह कर जाते हैं। नेहाल हाशमी साहब को नून लीग से निकाल दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दे दी है, और इस पर भी बहुत सी बातें हैं। अब ये देखना है कि अगले चंद दिनों या हफ्तों में उनकी सेनेटरशिप के हवाले से क्या फ़ैसला होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, और उनके अपने बयानात किस तरफ आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब आज गए हैं, और उसके बाद हो सकता है कि बाकी वो मसालत की कोशिश कर रहे हैं कतर और सऊदी अरब के दरमियान, और बाकी जो खलीजी ममालिक हैं उनके दरमियान कामयाब होते हैं नहीं होते हैं। जेस्चर बहरहाल अच्छा है, आर्मी चीफ भी उनके साथ हैं, और हो सकता है कि चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ चल जाए, जानी चाहिए, क्योंकि आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो फिर आगे ही दुनिया भर में मुसलमानों के हवाले से बात की जाती है तो और बातें हो जाएंगी। बाज़ औक़ात अपने मफादात होते हैं, उन मफादात की वजह से आप अपना बड़ा बाद में नुकसान कर लेते हैं। सऊदी अरब को भी कतर को भी इन चीज़ों को सोचना चाहिए। ये जो आपस की लड़ाई कहीं है, कहते हैं ना कि निशाना कहीं और तीर, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में हुकूमतों को इस हवाले से देखना चाहिए कि उनका इंटरनेशनली इम्पैक्ट इस पर क्या बन रहा है। तो ये इस वक्त बहुत वक्त की अहम ज़रूरत है कि कोई लोग मीडिएट ज़रूर करें और इन मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। GTA में गर्मी की लहर, हीट वार्निंग्स 2-3 दिन से जारी हैं GTA और टोरंटो में, और 30+ टेम्परेचर हो गया है। बाहर महसूस अब बहरहाल होती है, और रात में भी गर्मी महसूस होती है, लेकिन गर्मियों में गर्मी नहीं पड़ेगी तो फिर और क्या होगा। रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातें हैं, आधे से ज़्यादा रमज़ान गुजर चुका, और अल्लाह रब करीम से दुआ है खुदा रब करीम ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है इस महीने की बरक़ात जो हैं और जो फ्यूज़ हैं, रहमतें हैं, जो बरकतें हैं, अल्लाह ताला हम तक पहुँचाए, और हम उनसे जो है तौफ़ीक भी दे कि हम जो है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत भी कर सकें। आपसे मैं हर दफ़ा जब भी ये बात रमज़ान के हवाले से करता हूँ, आम हालात में भी करता हूँ, रमज़ान में ख़ास तौर पे करता हूँ, कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात जो है इस महीने में आप दें। ज़कात भी बहुत से लोग इस महीने में निकालते हैं, यहाँ भी बहुत से इदारे हैं, बैक होम भी बहुत से इदारे हैं, आपके अज़ीज़ रिश्तेदार हैं। जितना आप इस महीने में अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, खुदा रब करीम आपको बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला जो है देगा, और देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है। तो आप कोशिश करें, रमज़ान तो चलें, हम एक ट्रेंड बना हुआ होता है, सारा साल ही आप कोशिश क्या करें कि सदका हर वक्त निकालते रहें, लोगों की मदद करते रहें। ख़ास तौर पे आप अज़ीज़ रिश्तेदारों में देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सफ़ेद पोश हैं, वो बात उस तरह से नहीं कर पाते हैं। ये आप उनको देखें और कोशिश करें कि उनकी मदद करें, ताकि खुशियों के लम्हात हैं हम सब जो हैं वो मिलकर मना सकें। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, उसके बाद हमारे साथ होंगे लताफ़ा सिद्दीकी साहब, चीफ एडिटर हैं कैनेडियन नेशन न्यूज़ के, रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं,
उनसे कुछ इन मौज़ूआत पे बात करेंगे और फिर ज़िया अब्बास साहब से बात करेंगे हमारे थर्ड सेगमेंट में रियल एस्टेट के हवाले से। स्टे ट्यून्ड। ऑनरेबल दर्शद भट्टी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट और दोस्त दर्शद भट्टी हूँ और जैसे कि हमने जिक्र किया था कि हमारे साथ मौजूद होंगे कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर जनाब लताफ़त अली सिद्दीकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान के हवाले से तो ख़ास तौर पे और यहाँ के अमूमी अगर बात देखें तो बड़ी खासी गहरी इनकी नज़र है और एक ख़ास इनका तज्ज़िया है, इसी हवाले से बात करेंगे। लताफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब, कैसे हैं आप सर? खैरियत, ठीक ठाक हैं? जी दुआएं आपकी। पहले तो मुबारकबाद सर, पाकिस्तान आज मैच जीत गया और एक मौका तो ऐसा लगा कि जबरदस्त फेट फ्लक्चुएटिंग मैच और पाकिस्तान की 8वें विकेट की शराकत और पाकिस्तान की कामयाबी, सबको मुबारक। कितना यकीन था सर आपको? आपने तो मैच फॉलो किया होगा। सर मुझे नहीं यकीन इतना नहीं था। पहली बात तो ये थी कि मुझे ये यकीन नहीं आया कि जो है ये 236 पे आउट हो जाएंगे श्रीलंका। बिल्कुल सही। बैटिंग का उनका मोराल बहुत हाई था, इंडिया को हरा चुके थे, 300 प्लस किया था, 300 का टारगेट चेस कर चुके थे। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान ने जो ओपनिंग स्टैंड किया, फ्लाइंग स्टार्ट लिया दोनों ओपनर ने, और मुझे ये ऐसा लगा कि आधे पौने घंटे में पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन अचानक मैंने देखा कि उनके 162 पे 7 विकेट गिर गए। बिल्कुल ठीक है। वो कप्तान भी अभी 75 रन पीछे थे। हाँ। कि इन्होंने दोनों ने, कप्तान सरफराज अहमद ने और हमारे आमिर ने जो स्कोर किया, कमाल किया जनाब मोहम्मद आमिर। अच्छा, मोहम्मद आमिर की वैसे मतलब बेचारे तनकीद में रहते हैं। आपने तो लताफ़ साहब बहुत ज़्यादा क्रिकेट को कवर भी किया है, आपने तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट को कवर भी किया है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि अभी जो हमारी 7 विकेट के बाद 75 रन का टारगेट हो, हाँ, टेल आपके पास खासी लंबी हो, अच्छे बैट्समैन चले गए हों, उस वक्त 75 रन बनाना, और मुझे ऐसा लग रहा था। फिर अगेन वही बात है जैसे आपने पूछा कि मुझे डर लगा, लेकिन खुद कप्तान ने कहा, वो खुद कह रहे हैं मुझे यकीन नहीं था। बैटिंग कर रहे थे तो मैंने उसका कमेंट देखा है, अभी पढ़ा है कि उसने कहा आमिर को कि देखो, अगर हम जो है 40 ओवर पहुंच गए तो हम टारगेट पूरा कर लेंगे। तुम अपने अंदाज में खेलो, इत्मीनान से खेलो, डर के मत खेलो, हमें 40 ओवर तक पहुंचना है। बिल्कुल ठीक। उन्होंने किया 44.5 ओवर्स में उन्होंने मैच जीत लिया। ठीक। अच्छा, वो बेयकीनी की कैफियत तो कप्तान की भी थी। लताफ़ साहब, ये जो बेयकीनी की कैफियत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से तो हम बात कर ही लेते हैं, ये बेयकीनी की कैफियत तो पाकिस्तान में भी पिछले को 50-60 साल से है कि नाजुक तरीन दौर से पाकिस्तान अभी तक गुजर रहा है। तो अभी जो सूरत हाल है इस वक्त, अगर आप देख रहे हैं JIT है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने समन कर लिया है, हमारे इर्द गिर्द देखें ईरान के साथ हमारे मामलात, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात, भारत के साथ मामलात, चाइना का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरब चले गए। ये क्या मतलब जनरली अगर आप इसका तज्जिया करें तो कैसे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि आप तो कह रहे हैं कि 50 साल से बेयकीनी की सूरत हाल है, कैफियत है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बेयकीनी और अजीब व गरीब सिचुएशन में जो पाकिस्तान अब है रियल मायनों में, और आपने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान में जनाब मिलिट्री ऑपरेशन है, ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर की सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल, हॉस्टाइल कह लें, और इन सब बात के साथ साथ इकोनॉमिक पोजीशन, ये कुछ भी कहें, लेकिन पाकिस्तान में जहां मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा हो, दुश्मनों की यलगार हो, वहां जाहिर है ट्रेड इकोनॉमी फ्लरिश नहीं कर सकती है। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी बात लगती है भट्टी साहब, वो ये है कि ये फिजा है, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं है कि इस फिजा में क्या होगा, क्या कैसे होगा। सारी बात, सारी तवज्जो, सारी गुफ्तगू जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, JIT जिसका आपने जिक्र किया, और वो ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे वो उस पे सब सियासत कर रहे हैं, और मुझे तो ये लग रहा है जैसे एक सियासी दंगल हो रहा है। तो क्या पाकिस्तान इस सियासी दंगल का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या ये सियासी दंगल होना जरूरी है?
क्या ये सियासी दंगल कुछ दिन के लिए पोस्टपोन नहीं किया जा सकता और इस बात पे सब तय कर लें कि यार पहले पाकिस्तान की सरहदें महफूज कर लो, पाकिस्तान को आइसोलेशन से बच रहे। और मुझे तो कुछ वजीरों के बयान में भी, माफ कीजिएगा, बड़ा अजीब व गरीब लग रहा है कि वो एक हर वक्त, और पाकिस्तान में टोटली आप देखें हर वक्त एक नया इशू, नया रोज सवाल। वो सुबह उठे तो कोई एक नई चीज ना हो तो अजीब सा सिस्टम है, रोज एक नई बात, रोजाना एक नई बात, हाँ, हर रोज एक नई बात, हर रोज एक नया सवाल, एक नई उलझन, एक नई मुश्किल। अच्छा, और हम जो है अभी आते हैं उस बात पे कि सऊदी डेलीगेशन वहां गया हुआ है, सऊदी अरब। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जरा मुलाहिजा कीजिए कि हमारे इंडियन मिनिस्टर चौधरी निसार साहब, जिन्होंने यूएई से पहले ताल्लुकात खराब करने में जो कुछ किया, लेकिन मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूँ कि टाइम तो हमेशा कम होता है। चीन के 2 टीचर्स को कोयटा से अगवा किया गया, कत्ल कर दिया गया। वो ये कहते हैं कि इनको वीजा गलत दिया गया, छानबीन के वीजा नहीं दिया गया, ये तो प्रीचिंग कर रहे थे। सही। और अंग्रेजी में जो मैंने पढ़ा प्रीचिंग, और उर्दू अखबारों में जो पढ़ा कि वो तबलीग कर रहे थे। तो चीन में तो रिलीजन है नहीं, तो वो कौन से रिलीजन की तबलीग या प्रीचिंग कर रहे थे। और फिर अगर वीजा गलत दिया गया तो इसको मंजर आम पर ये बात करने की क्या जरूरत थी? ठीक। और क्या ये कि अगर वो कुछ भी कर रहे थे तो चीन से आपके ताल्लुकात हैं, उनकी हिफाजत की बात करें तो बात समझ में आती है। अजीब सा बयान है, मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, क्योंकि जनरली जो है वो रिएक्ट इस तरह से नहीं होता जिस तरह से इस दफ़ा जो है वो किया गया। अच्छा लताफ़ साहब, अभी जो एक्सटर्नली जिस तरह के मामलात हैं पाकिस्तान के सरहदों के हवाले से, या बाकी भी चीज़ें जो हैं, अगर तो जियो पोलिटिकल सूरत हाल में देखें तो ये जो इंटरनल प्रेशर गवर्नमेंट पे इतना है कि वो उनकी तवज्जो सही तरह से नहीं हो रही है। सही, मैं तो कहता हूँ कि ये तो वाहिद मौका है और अजीब व गरीब सूरत हाल है कि गवर्नमेंट की अंडर प्रेशर नहीं है, गवर्नमेंट की तो फैमिली अंडर प्रेशर। ठीक। अभी आप फिर क्या देख रहे हैं? कोई नहीं है, गवर्नमेंट के तो दोस्त अंडर प्रेशर हैं, उनके जो फ्रंट लाइन मिनिस्टर हैं वो अंडर प्रेशर हैं। फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, या वो भी हैं। तो आप सब फिर इसकी क्या वजह है? क्या मतलब जो कौन सी ताकतें तो ज़ाहिर हैं जो हमेशा ही तो गैर मुस्तहकम, तो इंटरनली हम इतने हैं तो हम किसी से क्या गिला कर सकते हैं कि आप इंटरनली, आपको चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, हम पिछले 20-25 साल से तो ख़ास तौर पे देख रहे हैं कि पहले तो हुकूमतें टाइम ही नहीं पूरा करती थी। चलें, लास्ट गवर्नमेंट ने 5 ईयर्स पूरे किए, अभी ये गवर्नमेंट भी 5th ईयर में दाखिल हो गई है, लेकिन हर वक्त प्रेशर में इसको किसी ना किसी तरीके से हर गवर्नमेंट को रखा जाता है। तो फिर देखिए, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इस पोजीशन में ही नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर वो इस मसले को टैकल भी करें, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये तय करती है कि हम ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक बैलेंस स्ट्राइक करें, दोनों से ताल्लुकात रहें जैसे पहले थे, आरसीडी के जमाने में, अयूब खान के जमाने में, भुट्टो के जमाने में, अयूब खान के जमाने में रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट बना और फिर भुट्टो के दोनों मुल्कों से ताल्लुकात रहे, उसके बाद भी ताल्लुकात रहे। ये तो पहला मौका है कि ईरान और सऊदी अरब के लोग ये कह रहे हैं कि अगर या आप हमारे साथ, सऊदी अरब कह रहे हैं या आप हमारे साथ हैं, या ईरान के साथ कह रहे हैं आप सऊदी अरब के साथ हैं। तो आप कैसे करेंगे? आपके पास कहाँ है वो लीडरशिप? आपके पास तो फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है, और अगर इनके पास नहीं है पीएमएलएन के पास, तो किसी और सियासी पार्टी के पास भी कोई खातिर खा या कोई डायनामिक जो है आदमी हो जो इस वक्त डिप्लोमेट। सर, आपको लगता है कोई इसमें हल निकलेगा कतर सऊदी अरब का, या इसके पीछे भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी? अभी तो ये समझ में नहीं आ रही। कतर का डेलीगेशन आया था, पाकिस्तान में आया हुआ था, बिल्कुल आया था। हमारी वजारत खारजा कहती है कि हमारे इनमें ये बात नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि फिर तुर्की की जो रेडियो है उस उर्दू सर्विस वाले कह रहे हैं कि जी 20,000 फौजी पाकिस्तान भेज रहे हैं। और कतर से अब पाकिस्तान के ताल्लुकात दर पर्दा जो है, दर पर्दा बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। हाँ, पाइपलाइन वहां से गैस की आती है हमारे पास, पेट्रोल दे रहा है, गैस दे रहा है, और आपके माशी मसाइल हल हो रहे हैं, और वो उधार दे रहा है, कर्जे पे दे रहा है, वगैरह वगैरह। अब अगर फर्ज कीजिए आप कतर को छोड़ के सऊदी कैंप में जाते हैं
तो कतर आपके साथ क्या करेगा, फिर तुर्की से ताल्लुकात कैसे रहेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप और स्ट्राइक डील नहीं कर सकें, अब आप जो है बड़े काफी लोग गए सऊदी अरब आज, जिसकी आपने जिक्र किया है, डेलीगेशन किया है, तो उसका क्या मकसद है। अगर अब ये नहीं पता चल रहा कि अमेरिका किस साइड पे है और कतर और सऊदी अरब की लड़ाई क्यों हुई अचानक, मतलब एक दिन में कैसे सुबह अमेरिका के ट्रूप्स हैं, अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, और वो सडनली सऊदी अरब को कहते हैं कि कतर को आइसोलेट कराने में हमारा काम है। और फिर वहां तो तालिबान का भी एक तरह से हेडक्वार्टर वहीं पे बनना चाह रहा था, ऑफिस उसने इजाजत दी थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अल्ताफ साहब, पाकिस्तान की तरफ मतलब इसका फिलहाल मतलब अनसर्टेनिटी सी है, ये भी कंफ्यूजन है कि क्या हुआ, अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि हुआ क्या है, किस वजह से मामला हुआ क्या है। और आपके पास मुझे जो डेलीगेशन को मैंने देखा है उसमें कौन सा ऐसा नेगोशिएशन है, और ये भी पता नहीं चल रहा। आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही है ना जी, प्राइम मिनिस्टर ये डेलीगेशन खुद अपने इनिशिएटिव पे किया हाँ, है या या किसी ने दावत कहा दी गई नहीं, है। लेकिन आर्मी चीफ का जो एजेंडा क्या है, सिग्निफिकेंट तो है कि आर्मी चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर बोथ आर देयर, तो थोड़ी सी जाहिर है इस हवाले से तो नहीं, उसके अंदर ये बात है कि वो ये कहना चाह रहे हैं, ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमारा फैसला होगा वो इकट्ठा ही होगा, वो फौज का और हुकूमत का होगा। आप उस फैसले को अलहदा होकर ना देखें, ये बात तो ठीक है आपकी, और इस बात से तो इत्तेफाक है। लेकिन मसला ये है कि अब फैसले की पॉसिबिलिटीज देखें। आप सऊदी कैंप में चले जाएंगे, हाँ, मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के लिए, मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, बड़ा पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है जी इस वक्त मरहला। मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर आप तुर्की, ईरान और कतर के साथ खड़े, तो फिर सऊदी अरब और अमेरिका और मुस्लिम ममालिक आपके साथ कहाँ। और मसला पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान एक तरफ हो नहीं सकता, किसी एक तरफ हो भी नहीं सकता इस मामला में। और तीसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में चला जाता है, सऊदी अरब के कैंप में चला जाता है, और पाकिस्तान को अमेरिका कुछ अश्योरेंस देते हैं कि ठीक है चलो भाई तुम अपने घर, आपकी घर वापसी हो गई, आप तो ओरिजिनली सऊदी अरब के ही दोस्त थे, तो फिर अमेरिका को इंडिया के साथ ताल्लुकात रखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि हिंदुस्तान फिर फौरन चीन और रूस के और उसके तेहरान के कैंप में, ईरान के कैंप में चला जाएगा। तो सिचुएशन इज सो डिफिकल्ट। मतलब ये इसका सिनेरियो इसका इंटरनेशनल बनता जा रहा है अल्ताफ साहब। पान और शेर है, हाँ, क्या करें, पान और बकरी इधर रहे तो पान खा जाएगी बकरी, और उधर शेर है तो शेर बकरी को खा जाएगा। तो ये कैश 22 की सिचुएशन है। लेकिन अल्ताफ साहब आप देख नहीं रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये इंटरनेशनल जो है एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, और इसके ऊपर कुछ तवज्जो ज्यादा इंटरनेशनली भी हो नहीं रही है। सवाल ये है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो आपने देखा होगा भट्टी साहब, एक ये नया इशू आपने खड़ा किया और नए सवालात की बात की है। आपने देखा था जब कभी भी बॉर्डर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंडिया पाकिस्तान की बड़ी टेंशन होती थी, तो आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस का कोई बयान आ जाता था कि हम बड़ी तशवीश की निगाह से देखते हैं, इसलिए कि दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, एटम बम है वगैरह वगैरह। तो उधर कहीं बॉर्डर पे कुछ टूटा हुई ट्रूप्स, यहाँ तो जनाब अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाइयाँ हुई हैं, कैजुअल्टीज हुई हैं, और उधर आपने देखा कि इसके बरक्स अमेरिका ने कहा कि जी उन्होंने एक बहुत बड़ा बम एक्सप्लोड कर दिया और ये बिग बम है, मदर ऑफ बम जो है वो और हिंदुस्तान पाकिस्तान से कोई ये नहीं कह रहा, ना अक़वाम मुत्तहिदा कह रही, ना व्हाइट हाउस कह रहा, ना वॉशिंगटन कह रहा है कि भाई दोनों बातचीत करो और हम तशवीश की निगाह से देखते हैं। तो वो तो मेरा ख्याल है हंस के देख रहे हैं सारी बात। अच्छा लता साहब, पाकिस्तान में आखिर में बात कर लेते हैं कि अभी जो सिनेरियो है, अब ज़ाहिर तो कोई चीज़ मतलब नज़र नहीं आती है, गवर्नमेंट फर्स्ट करने चली भी जाती है तो फिर क्या होगा, कोई फिर वो नेशनल गवर्नमेंट वाली बातें, अपोजिशन के मसाइल भी वैसे के वैसे ही। यही कहना चाह रहा था कि अगर तो आप जैसे लोग जो हैं जाली और नकली जो लोग भी हैं, जो कोई भी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इट इज रिटन ऑन द वॉल। उनका मतलब ये है कि शायद नवाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। चलो मैं उनकी बात मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अगर नवाज शरीफ को हटा दिया जाए तो क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी या स्टेबिलिटी होगी? तो और इतने दुश्मनों के दरमियान घिरे हुए हैं, तो इंटरनल जो एक
है या भौचाल आया हुआ है, उसमें किस हद तक इजाफा होगा। और मैं आपको एक बात यकीन से बता दूं कि चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत ही नवाज शरीफ का सक्सेसर ढूंढ ले, किसी भी ABCD को वजीर आजम बना ले, वजीर आजम को हुक्मरानी करना बहुत मुश्किल होगा, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बहुत मुश्किल होगा, बहुत सारे प्लेयर जम कर जाएंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में तो लोटे होते हैं, 20 आदमी तो उधर चले जाएंगे। अगर इधर से आवाज आई कि इस कैंप का वजीर आजम बनना हुआ, 50 आदमी उधर चले जाएंगे। उसने कहा नहीं, इमरान खान के कैंप की तरफ अभी भाग रहे हैं ना, आपको अभी तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन भाग रहे हैं ना। कल मैंने पढ़ा कि इमरान खान का एक फॉर्मर MNA जो है वो पीपल्स पार्टी में आ गया। इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा बॉस से गए, वो लोटा हाथ में लेके उधर चले गए। इमरान खान की पार्टी में जो वजीर आजम का सीरियस कैंडिडेट है, जिसको ये कहा जाता है कि वो कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट हो सकता है फॉर समनी पार्टी, शाह महमूद कुरैशी, आपके शहर के हैं वजीर साहब। मगर मैं माजरत से कहता हूँ, मैं उनका बोलने का अंदाज और कुछ फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से मैंने उन्हें देखा, बड़ी तमीज, तहजीब और बड़े तहम्मुल मिजाज इंसान है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि ये ओरिजिनली इमरान खान की पार्टी के आदमी नहीं, ये पीपल्स पार्टी के आदमी है, मैं उन्हें लोटा नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हें एक बहुत ही समझदार सियासतदान कह रहा हूँ। लेकिन वो जो टैग है जो मैं नहीं कह रहा हूँ, उस टैग को मैं कैसे उनसे अलग कर लूँ? सर वो कहते हैं ना कि बड़े जो लीडर होते हैं वो अपने ऑप्शन खुले रखते हैं। तो अभी इन तमाम गुफ्तगू से हमारी इस सारी गुफ्तगू से ये ऑप्शन खुलने का है। मैं आपकी सिर्फ एक लम्हा लूंगा जी कि इस वक्त आपका जो सवाल है उसका मेरे पास सिर्फ एक बात का जवाब है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है और पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। बिल्कुल सही, क्या है अपॉर्चुनिटीज, क्या है प्लान, क्या है सही ऑप्शन, क्या है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, किधर जाएं सर। वो इन दी एंड वो कहते हैं कि मैं तो लगता है कि मुझे कि इसके अंदर ये है कि अगर सियासतदानों ने भी अगर शाह महमूद कुरैशी जैसे सियासतदान ने भी अगर अपना ऑप्शन खुला रखा तो सर फिर कैसे काम चलेगा, लॉयल्टीज कहाँ होंगी सर। वो एंड दी एंड लताफ साहब सारे लोग जो हैं वो उन्हीं पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। राजा थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। तनख्वाह भी तो होना, देखिए ना, तनख्वाह वसूल करने के लिए पहली तारीख पे पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बेहतर होनी चाहिए ना। बेशक बेशक सर, बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब। और इंशाल्लाह मंडे फिर कोशिश करते हैं, आप थर्सडे फिर कोशिश करते हैं आपसे दोबारा बात करें थर्सडे इंशाल्लाह। थैंक यू अल्ताफ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लताफ़ सिद्दीकी साहब चीफ एडिटर कैनेडियन नेशन न्यूज़ हमारे साथ थे। अपना एक इनका तज़िया है, बहुत पाकिस्तान के हवाले से इनकी गहरी नज़र है और पाकिस्तान के तमाम जो सियासतदान हैं, तकरीबन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो है नवाज़ शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी बेनज़ीर साहब, और सबसे ज़ाती तौर पे इनकी गुफ्तगू रही है और बहुत सारी चीज़ें हम इनसे बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक सेगमेंट हम इनके साथ भी रखें और बाकी भी जो दोस्त हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करें। तो जनाब ये सेगमेंट हमारा यहीं कंप्लीट होता है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद रियल एस्टेट किस तरफ जा रही है, क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या हो सकता है। ज़िया अब्बास साहब हमारे साथ होंगे, रियल्टी पॉइंट के प्रेसिडेंट। स्टे ट्यून्ड। में दर्शद भट्टी में आपको खुश आमदेद। मैं आपका होस्ट दोस्त दर्शद भट्टी हूँ और थर्ड सेगमेंट हमारा ज़िया अब्बास साहब प्रेसिडेंट हैं रियल्टी पॉइंट के, और रियल एस्टेट के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। अगर हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी देखें या इंटरनेशनल भी देखें, बहुत से अवार्ड्स में इन्होंने जीते हैं। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से कि पिछले एक महीने को देख लें और अब देख लें तो ये फ़र्क क्या है, इसका इम्पेक्ट क्या हो सकता है और आइंदा आने वाले दिनों में जो है इसको किस तरह से। ज़िया भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से भी सब व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका ज़िया भाई। पिछले हमने एक महीने पहले देखा कि अगर हम रीसेल के हवाले से बात करें, रेजिडेंशियल की बात करें, तो मल्टीपल ऑफर्स जा रही थी और उसके बाद लोग आमतौर पे घर ले नहीं पा रहे थे। इवन हम अगर प्री कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कॉन्डोज़ की बात करते हैं, टाउन होम्स की बात करते हैं, तो लाइन्स लग रही थी और बहुत मसले मसाइल हो रहे थे। फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक मेयर्स उन्होंने कहा कि हम लेंगे, फॉरेन टैक्स के वाले से बात की, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहरहाल नज़र तो अब आ रहा है। सेल्स काफ़ी गिर गई हैं, किस तरह आप इसको देख रहे हैं?
देखिए अरशद भाई, पहली चीज तो जो है, अगर आप इन डिटेल देखें कि ये जो न्यूज इन्होंने रैपिड ये न्यूज जो आई है, जी इसका डायरेक्ट इफेक्ट टोरंटो रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से क्या है, ठीक है ना। ठीक कुछ कॉम्पोनेंट्स है, जैसे कहते हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर 15% एक्स्ट्रा टैक्स है, और इन्होंने जो है रेंटल रोल को जो है ना कैप किया हुआ है, ठीक ठीक है। और इसके अलावा क्या है, मतलब अगर आप इस न्यूज में खुद देखें तो एज सच इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं, जी हाँ, ठीक है। सही हम बात करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की, सॉरी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स लेने, बायर लेने, परचेजर लेने। देखिए टोरंटो मार्केट इज वेरी डिफरेंट देन वैंकूवर मार्केट, क्योंकि वैंकूवर मार्केट जो है इंटरनेशनल बायर्स पे रिलाई करती है, टोरंटो मार्केट रिलाई नहीं करती है। टोरंटो मार्केट में इंटरनेशनल बायर का अगर टोटल आप इंटेक देखें तो शायद 3%, जी ठीक है, काफी कम है तो वो जी 15%, हाँ वो 15% तो इम्पैक्ट करेगा। अब आप आए रेंटल रोल की बात करते हैं कि रेंट कैप लगाए इन्होंने 18% पे, तो भी कोई डॉलर कितने लोगों को पता था कि कैप है, ये कैप नहीं सही कि उस पर भी कोई इतना, देखिए ये सारा जो है साइकोलॉजिकल है एट दिस पॉइंट इन टाइम। हाँ, ये जो अभी हुआ है आपके मॉर्गेज सेक्टर में, ये थोड़ा सा अलार्मिंग है और इसको सेट होने में टाइम लगेगा। लेकिन रियल स्टेट में भी देखिए डिफरेंट पॉकेट्स है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए आपको हर एक प्रोडक्ट को डिफरेंटली देखना पड़ेगा, गेज करना पड़ेगा। आपने देखा कि जो मेजर इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, जो स्लो डाउन है वो रीसेल लिस्टिंग्स में ज्यादा है, यानी कि घरों में ज्यादा है, ठीक है। रादर देन अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन में देखें तो इतना ऐसा इम्पैक्ट नहीं है इन कंपैरिजन टू लो राइज। तो अगर हम पहले लो राइज को देखें और पार्किंग के हैक है, देखिए सब ये जानते हैं कि पिछले एक साल में जो प्राइसेस इंक्रीज है वो 23 से 35% के बीच में है, सही जो कि इट्स अनहर्ड ऑफ। लेकिन कोई भी रियल एस्टेट मार्केट में अगर आप देखें इतना बड़ा स्विंग, इतना बड़ा जंप एक साल में वैसे होता नहीं है, नहीं ठीक है। ठीक है तो ये जो डरने डराने का काम, ये जो न्यूज आई है, ये जो गवर्नमेंट ट्वीट कर रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसको थोड़ा सा डरा के आप रोक दो, वरना क्या तो कल का ये 66 पे चली जाएगी बात। सही तो 33% जो इंक्रीज है, अब अगर वो आके इस स्लो डाउन की वजह से लिस्टिंग पाइलअप हो रही है, पहले ये था कि लिस्टिंग आ गई और उसके ऊपर 13, 14, 15 ऑफर्स है, ऑफर आ तो पता गए लगा 100,000 प्लस पे वो चला 25 गया ऑफर ठीक गया। ठीक आज एग्जैक्टली वही लिस्टिंग, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बेहतर लिस्टिंग के ऊपर ऑफर तो दूर की बात है, शोइंग नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक उसकी वजह ये है कि जितने पोटेंशियल बायर्स थे उन्होंने सब जो है उन्होंने ब्रेक लगाई है, ठीक है, और वो ये सोच रहे हैं कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो शायद ये प्राइस अपने आप को एडजस्ट कर दें, और अगर ये प्राइस एडजस्ट होगी तो हम कम प्राइस पे खरीद लेंगे। बहुत से लोगों से मैं डे टू डे बेसिस पे मिलता हूँ जो कहते हैं कि हमने रियल एस्टेट में $3 लाख लूज किए। तो आपने लूज कैसे किया? वो इसलिए कि मैंने 7 साल पहले कर नहीं किया, वरना आज मैं $2.5 लाख बना चुका होता। तो बहुत ऐसे बायर्स हैं इस सिटी में जिन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया, जिन्होंने खरीदारी नहीं की, और आज वो शायद रेंटल में बैठे हुए हैं। सही तो दूसरी चीज आप देखें तो ये रेंटल जो है ना, वो सॉरी ये लिस्टिंग जो है वो पाइलअप हो रही है, ठीक है। पता लगा कि डेली 40-50 लिस्टिंग आ रही है, ठीक है, वो पाइलअप होते 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 नहीं सेल हो रहा, तो नंबर ऑफ लिस्टिंग ज्यादा होगी और फिर बायर। अच्छा, अब ये नहीं कि नंबर ऑफ बायर्स कम हुए, नंबर ऑफ बायर्स होल्ड हुए, अब ये होल्ड आप डेली करते रहे। हमारी सिटी में डेली फॉर इंस्टेंस 100 नए बायर आ रहे हैं। अब वो 100 नए बायर जब कुछ नहीं लेंगे अगले 2 महीने में, तो थाउजेंड्स ऑफ बायर पाइलअप हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये मार्केट अपने आप को रिस्विंग करेगी दोबारा से, एग्जांपल 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, तब क्या होगा? फिर वही वॉल बिल्डिंग हो जाएगी। सही। तो जो सोल्यूशन है वो ये नहीं है, सोल्यूशन हैज टू बी कि हाई डिमांड का जो सोल्यूशन है वो हाई सप्लाई होनी चाहिए। ठीक। हम देखें 10 प्रोविंस में रह रहे हैं, 10 में से जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो पूरी कंट्री का आधा ऑलमोस्ट आपके एक प्रोविंस में है, और उसमें भी आप देखें तो टोरंटो गोल्डन हॉर्सशू पे आपका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है डेंसिटी, और यहाँ पे फिर सबसे ज्यादा आपकी ग्रीन बेल्ट भी है, तो यहाँ पर परमिट्स नहीं आते हैं। यहाँ पर जो है सिटीज वो हाई राइज को ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि अदरवाइज इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ह्यूज कॉस्ट ऑन कॉमन। लेकिन इसमें तो, भाई ये भी है कि फिर जो सेलर है वो कहीं पैनिक में आके, ज़ाहिर है ज़्यादा देर लिस्टिंग रहेगी मार्केट में तो उसमें प्राइस डिक्रीज का फिर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अशर भाई हमेशा रियल एस्टेट में कहते हैं ना
कि बिगेस्ट रिस्क इन रियल एस्टेट इज टाइम, तो बिल्कुल वक्त है जी, जो बुरे वक्त को सस्टेन कर सके वो कभी डेस्परेशन में नहीं जाते। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल अगर आपने प्रीवियसली पास्ट में अपने आप को आपने लेवरेज किया है और अब आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं, अब आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, या फर्ज करें आपने अच्छी मार्केट में घर लिया और अपनी लिस्टिंग आपने जोर नहीं लगाई, तो आपने घर तो ले लिया और अब आपकी लिस्टिंग सेल नहीं हो रही। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रियल एस्टेट में राइट डायरेक्शन के अलावा आप इसके साथ काम कर रहे हैं, पर्सन कितना क्रेडिबल है, कितनी इंफॉर्मेशन है, कितना वो नॉलेज दे रहा है, जिसके पास एजुकेशन है, वो आपको किस तरह टैकल कर रहा है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगता है कि आइंदा चंद महीनों में चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ चली जाएंगी और रियलिस्टिक हो जाएंगी? लेकिन चीजें बेहतरी की तरफ जानी भी चाहिए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखिए आप इतनी पॉपुलेशन को लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, आपका नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, आप जो है ना डेंसिटी को आप कंट्रोल किस तरह करें, क्योंकि आप सप्लाई लेके आए ना, हमका मुझे आपकी आज केस में बताएं लो राइज में ग्रेटर टोरंटो एरिया में कितने नए साइट हैं? हाँ, बहुत कम जी। तो ये जो है ये तो नॉर्म है ना, और आपको जो है एक जो नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फ्लो जो आ रही है बायर्स की इस सिटी में, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते। दूसरी चीज आपके इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स में जो पहला फोकस ही वो यही है कि यू नो व्हाट, आप भले अपने क्वालिटी लाइफ में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, बट वो पैसे जोड़ के आपने डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी है और आपने पहला काम ये करना है अपना घर लेना है, और घर लेने के बाद पहला काम ये करना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है। तो मेरे नजदीक जो है जो स्लो डाउन है इस वक्त, हाँ ये मैं जरूर देख रहा हूँ कि जो 33% इंक्रीज पिछले साल हुई है उसमें शायद एडजस्टमेंट हो रही है। सही। वैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 6% एडजस्टमेंट सो फार, वो 6% ड्रॉप दिख रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा है, वी आर लुकिंग अबाउट 10-12%। अच्छा, वो दूसरी जो आपने बात की सस्टेनेबिलिटी की, मतलब अगर इस हवाले से देखें तो फिर रेंटल मार्केट ज़्यादा बेहतर हो जाएगी जब लोग जो अगर वाकई जो सस्टेन कर सकते हैं घरों को रख रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, तो रेंटल पोटेंशियल ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, खासतौर पे अगर हम कॉन्डोज को देखें, हाई राइज को देखें। तो देखिए रेंटल मार्केट तो हमेशा जो है ना, देखिए जब अच्छी मार्केट में, व्हेन मार्केट इज सो वेल, मॉर्गेजेस हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे हैं, डिपॉजिट्स हो रहे हैं, बैंक मॉर्गेज दे रहे हैं, तो उस वक्त जब रेंटल इतना अच्छा था तो डेस्परेट मार्केट में तो रेंटल और भी बेहतर होता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जो सेलर्स सस्टेन कर सकते हैं वो मार्केट में सबसे अच्छी पोजीशन में होते हैं, राइट। और जो नहीं कर सकते उनके पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने घरों को जो है ना वो या तो कम प्राइस पे है। देखिए एक स्ट्रीट पे फॉर एग्जांपल एक लिस्टिंग लगी है, फिर उसी स्ट्रीट पे 10 लिस्टिंग आ गई, अब 10 लिस्टिंग में से पता लगा कि 2 डेस्परेट है और बाकी एक ने सस्टेन किया, लेकिन वो जो 2 डेस्परेट है, अगर वो डेस्परेशन में आके अपने घर को नीचे कम प्राइस पे सेल करें तो वो फिर उस स्ट्रीट की जो है वो कंपैरेबल सेट हो जाता है, और फिर बाकी जितने घर है उस पे बिल्कुल ये भी है, ये मतलब ये माइंड गेम भी हो गई है रियल एस्टेट में ना, तो थोड़ा सा जो लोग वो डिसीजन वाली बात है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन, रियल एस्टेट में लोकेशन 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 बहुत कहते थे, लेकिन राइट डिसीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप किस वक्त डिसीजन लेते हैं। नहीं डेफिनेटली, और दूसरी चीज आपने देखा अर्शद भाई कि इम्पैक्ट मैंने जैसे पहले कहा कि हाई रेंट मार्केट भी इतनी ज्यादा इसलिए कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो ये है कि जी आज मैं अपना 20% 1.5 साल में देखिए मेरा तो प्रोडक्ट 4 साल बाद रेडी होगा, ठीक है। तो 4 साल में तो मार्केट में बहुत शिफ्ट आती है, बहुत चेंज होती है, तो इसलिए हाई राइज पे हम खुद इतना मेजर है उस पर भी इम्पैक्ट, लेकिन इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं है जितना कि रीसेल पे है। वेरी नाइस ज़िया भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, और फिर आइंदा प्रोग्राम में भी आपसे इस हवाले से डिस्कस करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ज़ियाबाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ज़ियाबाद साहब प्रेसिडेंट हैं, ब्रोकर ऑफ एक्ट हैं रियल्टी पॉइंट के, साउथ एशियन कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी जो है वो ब्रोकरेज है। रियल एस्टेट हो या कोई भी बिजनेस हो, कोई भी फैसले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात लक बड़ी जो है वो भी काउंट कर जाती है। बहुत से लोगों ने इंतज़ार किया कि अभी शायद और प्राइसेस बढ़ जाएंगी और प्राइसेस बढ़ जाएंगी, गो कि वन रियलिस्टिक थी, क्योंकि जब आप मल्टीपल जब ऑफर्स आ जाती हैं, बिडिंग स्टार्ट हो जाती हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसी घर भी बिक गए जिनकी वो प्राइस नहीं थी। लेकिन बहरहाल ये इत्तेफाक था, और मार्केट में बाज़ औक़ात ऐसे सिनेरियोज आते ही रहते हैं। अभी सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है, और अभी मल्टीपल ऑफर्स तो ऑलमोस्ट जो हैं वो ख़त्म ही हो गई हैं, बल्कि अब लिस्टिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, और कहते हैं कुछ अरसे के लिए हो सकता है कि सेलर मार्केट हो। लेकिन
अगर आपकी प्लानिंग अच्छी थी, अब बहुत से प्रॉब्लम ऐसे हैं कि बहुत से लोगों ने आगे घर बुक कराए हुए हैं और ये घर बेच के उन्होंने आगे जाना है, और वो ज़ाहिर है महंगे लिए हुए हैं और ये उनको बेचना ही बेचना है। डबल मॉर्गेज बाज़ मॉर्गेज के वैसे भी रूल्स खासे मुश्किल हैं, मिले या ना मिले। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं अगर आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़रूर आप करें, थोड़ा सा ये देखें कि आप कहाँ पे खड़े हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, अभी तक तो हमने नहीं देखा कि कनाडा में, बल्कि दुनिया भर में शायद, कि इससे किसी को अगर सही वक्त पे सही जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, कहीं इस पे नुकसान हुआ हो। रियल एस्टेट को भी इंशाल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम से हम टॉपिक बनाते रहेंगे। तो चलिए जनाब, आज इतना कुछ ही है और इंशाल्लाह थर्सडे आपके लिए फिर इसके नई एपिसोड लेकर आएंगे, और फिर जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा हम कोशिश करेंगे इसको मज़ीद भी, इसकी जो एपिसोड्स हैं उसमें इजाफा करें। लेकिन आपका फीडबैक भी हमें चाहिए है। आप toronto360.tv पे भी इसे देख सकते हैं, info@toronto360.tv अपना ईमेल, आप हमें अपनी फीडबैक दे सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहें कॉल कर सकते हैं 416-500-2424। अल्लाह रब करीम आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। रमज़ान मुबारक का महीना है और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हौसला नहीं हारना, बल्कि हौसला भी को हारने की चीज़, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। थर्सडे इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट दे मौला।